Assalamu alaikum. In this video, we are gonna share the IELTS writing task, and IELTS writing task is about the 1 hour. इस 1 hour के टास्क में पहले मैं आपके साथ कुछ चेकलिस्ट शेयर करूँगी। सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है, आप IELTS के राइटिंग टास्क में जब जाते हैं तो राइटिंग टास्क में 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इस 1 घंटे के टाइम में आपके पास 2 टास्क होते हैं। सबसे पहले एक होता है रिपोर्ट राइटिंग फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। अब आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट वीज़ा के स्टूडेंट होते हैं, इसलिए यानी एकेडमिक्स के होते हैं, तो रिपोर्ट राइटिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम ऐसे राइटिंग की तरफ जा रहे हैं। ऐसे राइटिंग में 250 to 300 वर्ड्स हमें लेकर आने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ चेकलिस्ट की। आपने इन चेकलिस्ट का ख्याल रखना है जो कि राइटिंग में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी हेडिंग, इसलिए मैंने आगे यहाँ क्या कर दिया, क्रॉस। कोई हेडिंग नहीं आती है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस भी आपके पास नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैंट है या डोंट है या मसेंट है या शुडंट है, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन नहीं देते। आप इसे कंप्लीट लिखते हैं क्योंकि फिर वो इस वर्ड को ना काउंट नहीं किया जाता। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉक लेटर फॉर्मेट। ब्लॉक लेटर फॉर्मेट में आपको बताती हूँ, ब्लॉक लेटर फॉर्मेट में आपका ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मार्जिन है, आपका ऐसे स्टार्ट होगा इन दिस टाइप ऑफ दी फॉर्मेट। ये आपके पास पहला पैराग्राफ हो गया, एक लाइन आपने ड्रॉप की, बाकायदा फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आपने स्टार्ट करना है और यहाँ से आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। मतलब ब्लॉक लेटर फॉर्मेट वो फॉर्मेट होता है जिसमें आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली लाइन के साथ। हम जो स्कूल में देखते थे कि एक लफ्ज़ की जगह छोड़कर पैराग्राफ लिखना है, ऐसे करके कोई भी चीज़ आपने यहाँ पर नहीं करनी है। इसके बाद है स्पेंड 40 मिनट्स ऑन ऐसे राइटिंग। यहाँ 40 मिनट का मतलब है ऐसे राइटिंग में, क्योंकि ऐसे राइटिंग के जो स्कोर्स हैं वो 5.5 बैंड्स के होते हैं। 5.5 बैंड्स का मतलब है कि अगर आपने सिर्फ ऐसे ही अच्छे से कर लिया तो ऑलमोस्ट आपको 5 बैंड्स से मिल जाता है। और 5 बैंड्स का मतलब है क्योंकि बाकी वाला जो टास्क है वो सिर्फ 3.5 बैंड्स का होता है, इसीलिए ऐसे राइटिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे राइटिंग में कुछ टाइप्स ऑफ ऐसे मेरे पास मौजूद हैं। ये 5 टाइप्स के ऐसेज होते हैं। फर्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सेकंड है ओपिनियन बेस्ड ऐसे, थर्ड वन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे, फोर्थ डायरेक्ट ऐसे, एंड फिफ्थ इज एग्री और डिसएग्री। इनमें से कोई भी टाइप का ऐसे आपके पास आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ख्याल ये रहता है कि इसमें ज़्यादातर रिपीटेड टाइप कौन सी है। इनमें ज़्यादातर जो रिपीटेड टाइप है वो टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 5 है। स्टूडेंट अभी मैं यहाँ पर आपको ये बात भी बता दूँ कि टेम्पलेट यहाँ पर काम नहीं करते। पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स टेम्पलेट वगैरह की तलाश में रहते थे। फॉर एग्जांपल कि हमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का ऐसे आए या कोई भी आए तो हम एक टेम्पलेट ले लें और उसको चला दें, ऐसा नहीं होता। अब रियल वर्ल्ड के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रही है, इसके क्या असरात हैं, या उन्होंने आपको बता दिया प्लास्टिक का इस्तेमाल जो बढ़ता जा रहा है ये हमारे लिए ख़तरनाक है या नहीं है। तो ऐसे वाले सवालात में आपके मैन मेड आंसर्स होते हैं, उसको हम टेम्पलेट से देख भी नहीं सकते। अब मैं आपके साथ ये मिटाकर लिखने लगी हूँ एक फॉर्मेट। सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। फॉर्मेट की हेडिंग डाल लीजिए कि ऐसे में फॉर्मेट होता कौन सा है। अब ज़रा इसको आप देख लें, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम फॉर्मेट की बात करने लगे हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले एक पैराग्राफ आता है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इसके बाद बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2, बॉडी पैरा 3 एंड में कॉन्क्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2, बॉडी पैरा 3 एंड में कॉन्क्लूजन। बॉडी पैरा 3 कभी कभी लाजिम होता है, अदरवाइज इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ टाइप्स ऑफ ऐसे में सिर्फ बॉडी 2 पैराग्राफ तक काफ़ी है। इंट्रोडक्शन की लेंथ ऑन कंप्यूटर बात कर रहे हैं क्योंकि पहले हम मैनुअल सॉल्व किया करते थे, आईएलटीएस मैनुअल भी होता था, अब सिर्फ कंप्यूटर पर ही है। तो इंट्रोडक्शन की लाइन 2 to 3 लाइन से ज़्यादा एक्सीड ना करे, इसका ख्याल रखिएगा। इसके बाद बॉडी पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो 5 लाइन्स का आपका बॉडी पैराग्राफ होता है और ये लेंथ होती है 4 to 5 लाइन्स। 4 से कम कोई पैराग्राफ ना हो या 5 से ज़्यादा ना हो, यही इधर आएगा और यही पैटर्न बॉडी पैराग्राफ की लेंथ पे रहता है। जबकि कंक्लूजन के लिए इंट्रोडक्शन वाली बात है 2 to 3 लाइंस आपकी यहाँ पर भी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रेलेवेंसी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में होगी वही बेहतर है, क्योंकि कंक्लूजन भी 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही इंट्रोडक्शन, और बॉडी पैराग्राफ्स ऐसे ही रहेंगे। हमें
अब इस बात का ख्याल रखना है कि इंट्रोडक्शन में भी कुछ चेकलिस्ट होती हैं और बॉडी पैराग्राफ्स में भी, क्योंकि कंक्लूजन तो एक तरीके से फिक्स होता है जो मैं हर टाइप के ऐसे में एक ही करवाती हूँ। इंट्रोडक्शन में 3 चेकलिस्ट हमें ख्याल से बनानी होती हैं, उनको फॉलो करते हुए हम ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज़ बड़ा मसला हो जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर 3 चीज़ें आपने कवर करनी है। सबसे पहले जनरल बैकग्राउंड, इसके बाद पैराफ्रेजिंग एंड ओवरव्यू। जनरल बैकग्राउंड, पैराफ्रेजिंग एंड ओवरव्यू। इसके बाद अगर आप बॉडी पैराग्राफ की बात करें, चाहे बॉडी पैरा 1 हो, आइदर इट इज़ अबाउट द बॉडी पैरा 2 एंड 3, आपके पास 3 चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी। दैट इज़ कॉल्ड रीज़न, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। रीज़न, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, ये 3 चेकलिस्ट आपकी बॉडी पैराग्राफ्स में भी होनी चाहिए और यही चेकलिस्ट आपकी इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। इनकी सीक्वेंस भी आपस में ख़राब नहीं कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर सकते कि पहले एक्सप्लेनेशन की जगह एग्जाम्पल कर दिया देन एक्सप्लेनेशन कर दिया। REE इस पर याद रखें और जनरल बैकग्राउंड, पैराफ्रेजिंग एंड ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में याद रखें। ये हर तरफ यही पैटर्न चलता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट ऐसे। अपने पास हेडिंग डाल लीजिएगा डायरेक्ट ऐसे की, कि डायरेक्ट ऐसे होता कैसे है, इसका क्वेश्चन किस तरह का आएगा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये डायरेक्ट ऐसे है। तो ज़रा हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट ऐसे की सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट ऐसे। डायरेक्ट ऐसे की आइडेंटिफिकेशन होती है, हेयर यू विल बी गिवन अ सिंगल प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जांपल एक कोई सिंगल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इसके बाद वो क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। इट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क जो है ये डायरेक्ट ऐसे की पहचान है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अब ये बात बताने लगी हूँ, एक स्टेटमेंट हम लेते हैं, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। This is my statement. Why the happiness is difficult to define. Why happiness is difficult to define? How can we measure द हैप्पीनेस। ये देखें, अब यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट आपको दे दी। स्टेटमेंट इज़ गोइंग टू बी एंडेड विद द सम सॉर्ट ऑफ द फुल स्टॉप। इसके बाद इन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी है इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, वाई द हैप्पीनेस इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन क्वेश्चन मार्क एंड हाउ कैन वी मेजर द हैप्पीनेस क्वेश्चन मार्क। 2 क्वेश्चन मार्क आए हैं। पहली पहचान डायरेक्ट ऐसे की, सेकेंड इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में रेलेवेंसी नहीं है। कैसे? इन्होंने कहा मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ये एक स्टेटमेंट था। इसके बाद इन्होंने कहा वाई द हैप्पीनेस इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी हमें एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमें इन्होंने प्रोवाइड किया है कि इन्होंने हमें यही कह दिया कि हैप्पीनेस इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन है, मतलब हम ये नहीं करेंगे नहीं है। उन्होंने हमें लाजिम साबित कर दिया कि वाई, उन्होंने हमें कह दिया वाई द हैप्पीनेस इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। इसका मतलब ये तो है, कैसे है वो हमें बताना है। हाउ कैन वी मेजर द हैप्पीनेस। अभी इन्होंने एक सवाल में कहा कि ये डिफ़िकल्ट टू डिफाइन है। जब डिफ़िकल्ट टू डिफाइन है तो फिर इसको मेजर भी कैसे किया जा सकता है। इसीलिए इसको डायरेक्ट ऐसे कहा जाता है कि इनके एक क्वेश्चन से दूसरे में रेलेवेंसी नहीं होती है। इसके साथ ही अगर आप देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क इस बात की वाज़ेह तौर पर आइडेंटिफिकेशन है कि ये डायरेक्ट ऐसे है। डायरेक्ट ऐसे का मतलब है इसको एक और ऐसे के नाम से कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डबल स्टेटमेंट ऐसे। डबल स्टेटमेंट, ये डबल स्टेटमेंट आ गई इसके अंदर साफ। अब सर हम आगे बात करते हैं कि ये ऐसे स्टार्ट कैसे होगा। अब ज़रा उस चेकलिस्ट पर आ जाइए जो मैंने आपको चेकलिस्ट बताई थी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की चेकलिस्ट के मुताबिक सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन में जनरल बैकग्राउंड देना होता है। जनरल बैकग्राउंड का मतलब होता है कुछ लाइंस जो कि मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, आप लोग उनमें से कोई एक ले सकते हैं या मैं इसको डिक्टेट करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल
इट इज़ कंसीडर्ड दैट, इट इज़ कंसीडर्ड दैट, या फिर द फैक्ट इज दैट, दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन, इट इज आर्ग्यूड दैट, और इस तरीके की बहुत सारी लाइंस जो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूँगी। ये हमारे पास जनरल बैकग्राउंड है। ये क्या इंप्रेशन क्रिएट करता है, ये करता है कि जब आपके पास कोई ऐसे आया है तो आप डायरेक्टली लिखना शुरू नहीं कर देते कि जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं, हमने कहा वहाँ पॉल्यूशन का आया और हमने डायरेक्टली पॉल्यूशन से लिखना शुरू कर दिया। वी नीड टू गिव सम सॉर्ट ऑफ द जनरल बैकग्राउंड टू स्टार्ट दी ऐसे। कोई एक लाइन इनमें से आप स्टार्ट कर लेंगे। अब जरा हम आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद सेकंड चेकलिस्ट को चेक कीजिएगा। इंट्रोडक्शन में जो दूसरी चीज़ मुझे लेकर आनी है दैट इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग हमेशा की जाती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन से मुराद है वो स्टेटमेंट जो हमें गिवन होती है। स्टूडेंट जो मैं यहाँ पर बात बताने लगी हूँ तो इस पर तवज्जो रखिएगा। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा एंड कंटेंट मे बी गेट डिफरेंट एंड नॉट मे बी इट मस्ट बी चेंज्ड। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है वो एक रियाम, वो एक फ्रेमवर्क जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि कंटेंट का मतलब होता है वो वर्ड्स जो कि उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन में चेक करें, यहाँ पर था मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस की अगर मैं बात करती हूँ, मुझे यहाँ पर वर्ड्स चेंज करने हैं लेकिन बात यही रखनी है। दैट काइंड ऑफ द आर्ट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग एंड आई नीड टू डू इट इन द एसे। पैराफ्रेजिंग के लिए एक स्टूडेंट गलती करते हैं, पहले मैं वो गलती बताऊँगी जो हमें करना चाहिए, मैं पहले वो बताऊँगी। आपके पास ऐसे में लाइन गिवन है मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। स्टूडेंट क्या करते हैं, मनी को पैराफ्रेज करेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। कैन नॉट को रिप्रेजेंट कर देंगे कुड नॉट। बाय की जगह लिख देंगे परचेज, हैप्पीनेस की जगह लिख देंगे सेंस ऑफ हैप्पीनेस। ये वर्ड्स को पैराफ्रेज किया गया है। यानी आपके पास क्वेश्चन गिवन था लेफ्ट टू राइट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। आपने स्टूडेंट ने गलती क्या की, जो राइटिंग में कम नंबर आते हैं आपने इसी को उठा के पैराफ्रेज कर दिया। पैराफ्रेज से मुराद वर्ड्स तब्दील कर दिए। दैट काइंड ऑफ द मिस्टेक इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल पैराफ्रेजिंग। जो हमें करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, वी शुड गो टूवर्ड्स राइट टू लेफ्ट स्ट्रेटजी। क्वेश्चन गिवन है मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। मुझे यहाँ पर कोशिश करनी है जो मेरा ऑब्जेक्ट था इसको उठा के मैं पहले लेकर आऊँ। जब मैं पहले रख दूंगी देन मेरा आइडिया वास्ट हो जाएगा। हाउ कैन आई टैकल दिस स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ये एक ऐसी बताया गया, कम अज़ कम ये अप्रोच उससे बेहतर है जो हम वर्ड टू वर्ड कर रहे होता है। द सेंस ऑफ हैप्पीनेस कुड नॉट बी बॉट विद द लिक्विडेटिव अमाउंट ऑफ मनी। एक तरीका ये है, जब आप इसके ऊपर प्रोफेशनल हो जाते हैं देन यू डोंट नीड टू डू दिस काइंड ऑफ द प्रैक्टिस, और आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं नो मनी कैन गारंटी अबाउट दी हैप्पीनेस। कैन गारंटी या हैप्पीनेस कैन नॉट बी परचेज्ड by any materialistic thing, for example the huge amount of liquid amount of money। तो कोशिश क्या करनी है, राइट टू लेफ्ट, आप लेफ्ट टू राइट आपके पास क्वेश्चन गिवन है, पैराफ्रेजिंग में राइट टू लेफ्ट चले जाएं। ये पैराफ्रेजिंग का एक अच्छा स्टेटमेंट है। मैं चाहूँगी कि अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिया है तो इसको ज़रा हम बाद में देखते हैं। अब मैं चलती हूँ थर्ड चेकलिस्ट के पॉइंट की तरफ जो इंट्रोडक्शन में कवर होगा, दैट इज़ कॉल्ड माई ओवरव्यू। इस वाली टाइप का ओवरव्यू क्या होता है, ज़रा हम उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास गिवन था मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, तो आगे इसके बाद था वाई हैप्पीनेस इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, और था हाउ कैन वी मेजर द हैप्पीनेस। स्टूडेंट इसके ओवरव्यू में आप जो ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे वो कुछ ही होगा
दिस ऐसे विल डिस्कस अबाउट। This essay will discuss about the answers of given prompts. अच्छा, एक तो आप इस तरीके से स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हम सिर्फ आपको सेंस क्रिएट करेंगे। लिखना आपने दिस ऐसे विल डिस्कस अबाउट द आंसर्स ऑफ गिवन प्रॉम्प्ट्स विद द हेल्प ऑफ, जो भी आप बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये थोड़ा सा हो जाएगा बेसिक, तो इसकी तरफ ज़रा नहीं जाइएगा। जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ पहले जो नहीं करनी चाहिए, देन हम इसकी तरफ बात कर रहे हैं। ओवरव्यू में जिसको मैं प्रेफर करती हूँ, दैट्स आई हैव डन द डबल टिक हियर। जो क्वेश्चन थे उनके वन वर्ड आंसर मुझे ओवरव्यू में देना है। वाई हैप्पीनेस इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, तो मैं इसका जवाब पहले लिखकर दिखाती हूँ, देन इसको डिस्कस करती हूँ। आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन थे, मैंने उनके वन वर्ड आंसर सिर्फ यहाँ पर दिए हैं। दैट विल बी कंसीडर्ड माय ओवरव्यू। फॉर एग्जांपल, हैप्पीनेस कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई एंड बेस्ड ऑन फीलिंग्स। क्योंकि क्वेश्चन क्या था, वाई हैप्पीनेस इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, तो मैंने बता दिया कि एक तरीके से फीलिंग्स होती हैं और हम इनको देख नहीं सकते। एंड इट मे बी जज्ड, क्योंकि उन्होंने कहा था हाउ कैन वी मेजर द हैप्पीनेस, तो मैंने इसका सेकंड का जवाब दिया, इट मे बी जज्ड सम हाउ, कम्प्लीटली नहीं, सम हाउ विद द मटीरियल बिलोंगिंग्स। जितना ज़्यादा मटीरियल स्टेटस उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस। तो यहाँ पर हमारे 3 चेकलिस्ट पूरे हुए। अभी जरा मैं आपको यहाँ पर आके ब्रेक देती हूँ। जनरल बैकग्राउंड, पैराफ्रेजिंग एंड ओवरव्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल बैकग्राउंड में मैं अपनी बात स्टार्ट करूँगी। इट इज़ कंसिडर्ड दैट नो मनी कैन गारंटी द हैप्पीनेस एंड द हैप्पीनेस कैन नॉट बी सीन बाय, ये आप बताएंगे। तो आपको यहाँ पर 3 चेकलिस्ट यहाँ पर पूरी हो। मैं आपको एक सवाल बोर्ड पे देती हूँ, आप उसको मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। अभी हम इसको आगे लेकर चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बॉडी पैराग्राफ्स पर। यहाँ पर बॉडी पैराग्राफ सिर्फ उतने ही बनेंगे जितने मेरे पास क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट ऐसे में अगर 2 क्वेश्चन मार्क गिवन है तो मुझे 2 ही क्वेश्चन मार्क के लिए 2 पैराग्राफ्स बनाने हैं। बहुत ही कम ऐसा केस देखा गया है जिसमें 3 क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट के अलावा, अदरवाइज 2 ही आते हैं और आपने 2 ही करने होते हैं ज़्यादातर। आपके पास जितने क्वेश्चन मार्क होंगे आपने उसी के हिसाब से पैराग्राफ बनाना है। अब ज़रा वापस बढ़ते हैं अपने उस चेकलिस्ट की तरफ जो हमें बॉडी पैराग्राफ में करनी होती है। बॉडी पैरा 1 हो, 2 हो या 3 हो, आपने इसमें इसका ख्याल रखना होता है रीज़न, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखेंगे कि किसी भी पैराग्राफ को, बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट करते वक्त आपने किसी कनेक्टर का इस्तेमाल करना है। कनेक्टर का मतलब होता है फर्स्टली या सेकेंडली या ऑन द फर्स्ट हैंड या ऑन द अदर हैंड या ऑन द फर्स्ट साइड ऑफ द कॉइन या ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, कुछ भी आपका कनेक्टर आता है। कनेक्टर के बाद जो क्वेश्चन आपका गिवन था, यानी उन्होंने कहा वाई हैप्पीनेस इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, क्यों है डिफाइन करना, इसमें आप कोई अभी आप पैराग्राफ स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने सिर्फ अब रीज़न अपने कनेक्टर लिख लिया, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया ऑन द फर्स्ट हैंड। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगी हूँ रीज़न को। स्टूडेंट मेरा कहा हुआ रीज़न आपसे डिफरेंट हो सकता है, आपका दूसरे वाले स्टूडेंट से डिफरेंट हो सकता है। तो कभी भी अपने आप को किसी और के हिसाब से जज मत कीजिएगा। जो भी आपके जहन में आता है वो एक ऑथेंटिक बात है और उसे आप लिख दें। क्यों है डिफ़िकल्ट हैप्पीनेस का डिफाइन करना? मैंने लिखा द सेंस ऑफ जॉय इज़ अ सब्जेक्टिव कॉमा पर्सनल थिंग दैट इज़ इनविजिबल। यानी ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है और पर्सनल चीज़ है। हैप्पीनेस एक इंसान से दूसरे पे वेरी करती है ना, तो इसलिए मेरी नज़र में क्या था कि जो मैंने क्वेश्चन का जवाब देना है वो रीज़न में देना है
कि क्यों डिफ़ाइन करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैंने बताया एक तो ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव ऐसी चीज़ को कहा जाता है यानी जिसका हुसूल आसान हो, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हो, यानी उसका ताल्लुक सोसाइटल स्टेटस से हो। पर्सनल चीज़ है हैप्पीनेस। दूसरा इनविजिबल है, कोई इंसान कितना भी खुश हो वो बता नहीं सकता कि मैं इतने मेजरमेंट में इतने ग्राम हैप्पी हूँ, या तो हमें ही बात समझ आइए इनविजिबल है। एंड डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी ये मेरा रीज़न का पार्ट था और रीज़न सिर्फ एक लाइन में होता है। इसके बाद आप बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन जो आपने लिखा, फॉर एग्जांपल जो भी आपने लिखा है रीज़न में, उसके बाद जो हम जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का पार्ट ज़रा आप देख सकते हैं आसान करके हम बनाते हैं। जो भी आपने रीज़न में लिखा है यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन योर एक्सप्लेनेशन। द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स द हैप्पीनेस गेट्स चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वॉट ब्रिंग्स जॉय फॉर अदर कैन नॉट बिकम द सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट फॉर दी अदर्स, यानी एक इंसान की खुशी दूसरे के लिए सेम नहीं हो सकती। द पर्सन रिमेन्स इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस, और इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस का मतलब क्या होता है कि खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। यहाँ पर मैंने ये बात बताई है कि भाई ये क्यों डिफ़िकल्ट है डिफ़ाइन करना। तो मैंने बता दिया एक इंसान की ख्वाहिश दूसरे से डिफर करती है और एक इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। दिस इज़ जस्ट द एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेटरी का जो हिस्सा होता है वो आपने खुद करना होता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट चेकलिस्ट की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड माई एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल आपने बहुत सिंपल यानी जनरल देनी होती है। ट्राई टू अवॉइड द स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स इन योर एसे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट लिंक्स द हैप्पीनेस टूवर्ड्स द चार्मिंग रिकॉर्ड इन करियर, यानी कि स्टूडेंट की खुशी का ताल्लुक उसके अच्छे स्टूडेंट करियर के साथ है। जबकि बिजनेसमैन हैज़ अ डिज़ायर टू एक्सपेंड द बिजनेस मोर। अब स्टूडेंट का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है और बिजनेसमैन का करियर अच्छे नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब ये डिफ़िकल्ट यूँ है क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे पे वेरी कर रही है, इसका कोई पैरामीटर या क्राइटेरिया मौजूद नहीं है। जो मुझे यहाँ पर समझ आया मैंने लिखा। आप अब बढ़ेंगे और क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी मेजर द हैप्पीनेस। तो उसके साथ भी आपने इसी चेकलिस्ट को फॉलो करना है ऑन द अदर हैंड, और अब आप बताएंगे कि वो क्यों है डिफ़िकल्ट डिफ़ाइन करना। तो इस पैराग्राफ को मैं चाहूँगी कि आप लोग लिख के मुझसे शेयर करें। मैं आगे बढ़ती हूँ अपने लास्ट पार्ट की तरफ और कंक्लूजन की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंक्लूजन की तरफ। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, आईएलटीएस के ऐसे में दो एग्जाम्पल्स देना लाजिम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू राइट द 2 बॉडी पैराग्राफ्स, so you are supposed to write and follow the checklist whatever I have given to you, reason, explanation and example. अगर आपने किसी एक पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल लिख दी and you have just forgot to write any example in the next paragraph, so your marks will be deducted or you will be unable to get your desired score. आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। स्टूडेंट कंक्लूजन के लिए एक बात याद रखिएगा, you are not supposed to give any new point in conclusion. For example, whatever you have done in your essay, what kind of the ideas, information and concept you have discussed, you ought to just summarize all of them. You don't need to expand your ideas by adding some new information. क्योंकि अगर आपने conclusion के अंदर कोई एक ऐसी बात लिख दी जिसका आपने ऐसे में ताल्लुक नहीं था, तो इसका मतलब आपका ऐसे वैलिड नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अपने आप को कंसाइज करके और लिमिटाइज करके चलना है, ज़्यादा हमें आगे नहीं जाना बियॉन्ड द बाउंड्रीज़। ये लाइन आपकी फिक्स रहेगी हर टाइप के ऐसे में। टू कंक्लूड कॉमा, टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट कॉमा, इट हैज़ बीन ल्यूमिनस टू स्टेटेड दैट। ये लाइन आपकी फिक्स रहेगी। ये मैंने ब्रैकेट लगाए थे ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद जो भी आपका कंक्लूजन था, कंक्लूजन वो आपने 1 से 1.5 लाइन के अंदर लिख देना होता है, जस्ट लाइक अ समरी एंड हाउ टू गिव द टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस। कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हैप्पीनेस डिफिकल्ट टू डिफाइन है, तो जो चीज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन होती है तो वो कॉम्प्लेक्स हुई। इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस दैट वेरीज। वेरीज का मतलब है तब्दील होना, जो कि तब्दील होता रहता है। कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस और तब्दील होता रहता है। एंड ओवरऑल सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना आप मुतमईन हैं ये आपको हेल्प करता है कि आप कितने खुश हैं। मैं अगर इसकी बात यूँ करती हूँ, हम कभी कभी देखते हैं लाइफ में, वेन एवर वी आर इन ट्रबल, वेन एवर वी गेट स्टक इन सम सॉर्ट ऑफ द डिफिकल्टी, हम चाहते हैं हम इससे जल्द से जल्द निकल जाएं, बस इसके बाद हम दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, बस जल्दी से इससे निकल जाएं। लेकिन हम जैसे ही उससे निकल जाते हैं तो हम समझते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं था, फिर हम कहीं जाके अटक जाते हैं। तो उस वक्त हमारे लिए वो सबसे बड़ी परेशानी थी। आगे जाकर भले परेशानी तब्दील हो जाए, फिर हमारे लिए वो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो हमें ये समझ आता है कि हमारी ख्वाहिश जो है
वो वेरी होती है। जब हम उस परेशानी में थे, हमने कहा हम इससे निकल जाए, मेरी हैप्पीनेस ये है। उस वक्त ना मुझे प्रमोशन चाहिए या ना मुझे कोई अच्छा करियर चाहिए, मुझे सिर्फ उस सॉल्यूशन का जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। जैसे ही मुझे सॉल्यूशन मिला, मेरी हैप्पीनेस हो गई, और वो हैप्पीनेस थोड़ी देर स्टे करने के बाद क्या हो गई, डिसअपियर। मैं नॉर्मल लाइफ का पार्ट से समझने लगी, देन आगे मूव ऑन कर गई। इसलिए क्या है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है, एंड इसको सिर्फ एक ही हद है खुशी को नापने की, वो है सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपके पास जो है, अगर आप उससे खुश हैं, इट मीन्स यू आर हैप्पी। अगर आप अनहैप्पी हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है, दैट मीन्स यू आर अनहैप्पी। सो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टाइप के ऐसे में, क्योंकि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर आपको ये वाली टाइप समझा दी है। अब यही पैटर्न हर टाइप के ऐसे में रहेगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अब आज की क्लास में मज़ीद 2 टाइप्स के साथ बता दूं, ताकि मेरे स्टूडेंट जल्दी से अपने आइल्स को कवर कर लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं आगे मज़ीद 2 टाइप्स ऑफ दी एसेस, क्योंकि अब बाकी कुछ नया नहीं है। अगर आपने मेरी पहले वाली ये वीडियो यानी ये वाला ऐसे देख लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सेकेंड टाइप है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, एंड थर्ड टाइप है ओपिनियन बेस्ड ऐसे। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का सबसे आसान एक ही तरीका होता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो वाज़ेह तौर पर बता देता है, राइट अबाउट दी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, आपको एक मैं स्टेटमेंट बताने लगी हूँ, द पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, वरना ज़रूरी तो नहीं है। पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट आर दी कॉजेज़ एंड सॉल्यूशंस ऑफ इट। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा लें, इसने आपको क्या कहा, पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसके कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी उसने आपको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। मैं वही स्टार्ट करूँगी, जनरल बैकग्राउंड। इट इज़ कंसिडर्ड दैट, पैराफ्रेजिंग के अंदर वही स्ट्रेटेजी आएगी हम जो देखते हैं लेफ़्ट टू राइट। उन्होंने कहा था पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं कहूँगी द वर्ल्ड इज़ अंडर द कवरेज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन या हाई रेट ऑफ पॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, जो भी आपको ऑलरेडी बताया था। इसके बाद ओवरव्यू में, इस वाले ओवरव्यू को आप मेरे साथ लिख लें तो ज़रा बेहतर है, क्योंकि इस टाइप का ओवरव्यू डिफरेंट होगा दूसरों से। दिस ऐसे इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कॉजेज़ ऑफ, फॉर एग्जाम्पल दिस ऐसे इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कॉजेज़ ऑफ के बाद उस चीज़ का नाम आ जाएगा पॉल्यूशन है। अगर वहाँ पर प्लास्टिक बैग्स आ जाता है तो आप प्लास्टिक बैग्स का लिख दें, कोई डिजीज़ है उसका लिख दें। दिस ऐसे इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कॉजेज़ ऑफ, मैं थोड़ी देर को एज्यूम कर लेती हूँ, आपने कॉजेज़ ऑफ के बाद उसका नाम लिख लिया, पॉल्यूशन, एंड द प्रोपोज्ड सॉल्यूशन अबाउट इट। प्रोपोज्ड सॉल्यूशन, PROPOSED, प्रोपोज्ड सॉल्यूशन अबाउट इट। मैं इसको फिर रिपीट कर देती हूँ। आपने जनरल बैकग्राउंड कर लिया, इसके बाद आपने पैराफ्रेजिंग उस स्ट्रेटजी के साथ कर ली जो मैंने आपको बताई थी, यानी बिल्कुल रिवर्स करके, जिसको हम कहते हैं पैसिव के तरीके से करना। इसके बाद इस टाइप के ऐसे में ये वाला ओवरव्यू फिक्स रहता है। दिस ऐसे इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश। प्रॉब्लम ऑफ डैश का मतलब क्या है, उस चीज़ का नाम आ जाएगा जिस चीज़ का आपने बात की है, प्रॉब्लम्स ऑफ डैश, एंड द प्रोपोज्ड सॉल्यूशन अबाउट इट। प्रोपोज्ड सॉल्यूशंस अबाउट इट का मतलब क्या होता है कि मेरे तजवीज़ करना है ना, ये एक ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड में कोई बात मशहूर है कि भाई इस चीज़ का सिर्फ यही मसले का हल है। प्रोपोज्ड मेरे तजवीज़ करना है। मैंने यहाँ पर ओवरव्यू में ये बात कर दी। मैं एक लाइन ड्रॉप करूँगी, अब बॉडी पैरा 1 पर आऊँगी। बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2 में स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के ऐसे की बात कर रही हूँ। इसमें आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। प्रॉब्लम्स कैसे करनी है पहले इसको समझ लें। चेकलिस्ट आपकी वही रहेगी, रीज़न, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। आप 2 पैराग्राफ्स में प्रॉब्लम्स बताएंगे। पहले पैराग्राफ में आप बताएंगे कनेक्टर हम क्या लगाएंगे, या तो ऐसे करके कि ऑन द फर्स्ट हैंड, लेकिन ऑन द फर्स्ट हैंड को अब हटा दें, अब आ जाएँ फर्स्टली। सेकेंड पैराग्राफ का स्टार्ट आप करेंगे सेकेंडली। अब आ जाते हैं रीज़न पर। मुझे ये बताइए पॉल्यूशन का रीज़न क्या हो सकता है। पॉल्यूशन का सबसे पहला रीज़न जो मैंने कहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्टली इंडस्ट्रीज़ आर लिंक्ड, या द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ लिंक्ड टू द क्रिएटिव रेट ऑफ पॉल्यूशन या हायर अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड माई रीज़न। मैं उसी पैराग्राफ में सेकंड चेकलिस्ट पे आ रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड माई एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन को मैं बताने लगी हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकती हैं। भाई इंडस्ट्रीज़, अब आप तीन पॉइंट ले लें। एज वी कैन सी दैट इंडस्ट्रीज़
throw their untreated garbage in the open environment and it creates the land pollution, as well as they emit they emit the untreated water in the open sea and it creates the so dangerous threats for marine life। आपने इसकी एक्सप्लेनेशन बता दी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, मैंने इसको कवर किया एक तरीके से। तो वो पानी यानी हमारे वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, और एक तरीके से मैंने क्या बताया, हमारा लैंड पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, बिकॉज वट एवर द केमिकल दे यूज इन दियर इंडस्ट्रीज दे जस्ट थ्रो इट विद अनट्रीटेड एंड दे डोंट डंप देयर गार्बेज। दैट्स वाई इट क्रिएट्स द लैंड पॉल्यूशन, बिकॉज व्हेन द केमिकल्स react with the soil, so the fertile land gets converted into unfertile। इसके बाद आप इसकी एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल कॉमा आप इसको बता दें। फॉर एग्जाम्पल द हैवी इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द हैवी इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द चिमनीज या फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इज़ द मैसिव सोर्स ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की जो डिस्ट्रप्शन हुई, कोई एग्जाम्पल बता दें कि अगर इतनी ज़्यादा जेन्युइन एग्जाम्पल नहीं आ रही है आपके ध्यान में, तो आप बता दें कि इंडस्ट्रीज ऐसा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। या आप अगर आप बताना चाहें, कोई भी आपके ध्यान में एग्जाम्पल आ रही हो, बस एक एग्जाम्पल काफ़ी है। तो स्टूडेंट ख्याल कीजिएगा, जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा जहन ना 360 की डायमेंशन में चल रहा होता है। मैं ये आइडिया भी लिख दूँ, मैं ये भी लिख दूँ। वहाँ आपकी नॉलेज चेक नहीं हो रही है, वहाँ आपकी कोहेरेंसी चेक हो रही है कि आप किस तरीके से अलाइन कर रहे हैं। आप सारी बातें एक ऐसे में नहीं बता सकते, बस अपने आप को लिमिटाइज कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपने इंडस्ट्री की बात की, रीज़न इंडस्ट्रीज़ हैं, उस इंडस्ट्री को ज़रा एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद कोई एक एग्जाम्पल। अब इंडस्ट्री की सारी बुराइयाँ भी नहीं करनी है, कोई एक एग्जाम्पल हमारे लिए काफ़ी होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाऊँगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करने लगी हूँ, बिकॉज द 2 पैराग्राफ्स विल बी गॉन टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ सेकेंडली, और इंडस्ट्रीज़ मेरे लिए एक था, दूसरा आप लोग देख लीजिएगा, डिफॉरेस्टेशन ले लें आप। याद रखिएगा रीज़न बड़ा ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे सॉलिड है यानी वैलिड है, उसमें बिकॉज इफ बट मगर क्योंकि चूँकि ऐसे कोई वर्ड नहीं आए। इसमें आपने बहुत जेन्युइन बात करनी है। सेकेंडली डिफॉरेस्टेशन इज़ क्रिएटिंग द एक्सेलरेटिंग प्रोपोर्शन ऑफ पॉल्यूशन इन द होल एनवायरनमेंट। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर दें, या फिर अगर आप बताना चाहें कि हैवी व्हीकल्स, द अनमेंटेन्ड हैवी व्हीकल्स, जो भी आपके समझ में आ रहा है, आपने इसका रीज़न बताया, इसकी एक्सप्लेनेशन बता दें। एक्सप्लेनेशन में आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, हैवी व्हीकल्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो इनको चलाते हैं, टू रन दीज व्हीकल्स वी नीड टू यूज़ द क्रूड ऑयल, और जब क्रूड ऑयल होता है निकाला जाता है, दैट्स कॉल्ड द माइनिंग प्रोसेस। और माइनिंग प्रोसेस जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होती है। माइनिंग में आप क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, एक तो डस्ट इतनी ज़्यादा वहाँ पर होती है, नॉइज़, हैवी मशीन्स लग रही होती हैं। तो बात से लिंक करना है कि हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए जो चीज़ें हैं उसको फिर आप एक्सप्लेनेशन में बताएंगे, क्योंकि वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है। अच्छा, जो हमारे पास गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो तो बिल्कुल ही आप देखें इतना ख़तरनाक है कि स्किन डिजीज़ क्रिएट हो रही हैं उससे। तो स्किन डिजीज़ की आप बात करें, न्यू मेडिकल एज कंप्लेंट्स निकल रहे हैं, स्किन कैंसर्स निकल रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि हैवी व्हीकल्स की वजह से न्यू मेडिकल एज कंप्लेंट्स आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं फॉर इंस्टेंस करके कि शाम 7 बजे का जो वक्त होता है यानी ऑफिस से आने का, आप बिल्कुल जनरल एग्जांपल दें। उस टाइम जो ट्रैफिक का नॉइज़ है वो ब्लड प्रेशर वाले हजरात के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको बता सकते हैं फॉर इंस्टेंस द ब्लड प्रेशर एंड डिफरेंट मेडिकल एज कंप्लेंट्स आर लिंक्ड विद द डायरेक्टली विद द नॉइज़ पॉल्यूशन। या फिर आप ये बता सकते हैं फॉर इंस्टेंस में कि जो हाईवेज़ वगैरह की तरफ घर होते हैं, आप देखिएगा हाईवेज़ की तरफ जो घर होता है उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि लिविंग एरिया ज़रा रोड से पीछे की तरफ बनाया जाता है, क्योंकि शाम के वक्त इतना ट्रैफिक होता है कि और उसकी जो नॉइज़ होती है वो एक नॉर्मल लाइफ को बड़ा डिस्टर्ब कर देती है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर आपने प्रॉब्लम बताई है। ख्याल रहे प्रॉब्लम लिखते लिखते सॉल्यूशन पे ना आ जाइएगा, 2 पैराग्राफ से प्रॉब्लम के ही होने चाहिए। अब आप इसमें सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। बॉडी पैरा थर्ड में आपने कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी बात है। मेरी तरीक़ेकार वही रहेगा, जो REE है वही हम उसको कर रहे हैं। दोनों प्रॉब्लम्स जो आपने डिस्कस किए हैं उनको सॉल्यूशन क्या है। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात यहाँ अवेयरनेस क्रिएट करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ टेम्पलेट देने नहीं आई हूँ। आपने इस बात का ख्याल करना है, जब आप सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं तो आप स्टार्ट में लिख दीजिएगा टू कवर दीज इश्यूज़।
या टू एड्रेस दीज इश्यूज़। अब आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। देखें, आप सॉल्यूशन के लिए हमेशा दो चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। ये मैं आपको एक अवेयरनेस बता रही हूँ। द फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज़ इंडिविजुअल। आपने क्या करना है, कोई भी कैसा भी ऐसे आ जाए, आपने हमेशा सॉल्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर डालना है। टू कवर दीज इश्यूज़ गवर्नमेंट इज़ सपोज टू मेक सम पॉलिसीज़ to monitor the environment, create some boundaries for the industries, to make the industries away from the cities and the residential areas। गवर्नमेंट के ऊपर आपने जो प्रॉब्लम यहाँ पर थी, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ की थी, इसके अलावा यहाँ पर जो हमने कहा था मेंटेन्ड व्हीकल्स नहीं है, वो भी आपने गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया। एंड साथ ही साथ आप बता सकते हैं अलॉन्ग एज वेल एज इंडिविजुअल मस्ट बी अवेयर अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। तो सॉल्यूशन का पैराग्राफ बहुत आसान होता है। अब बच्चे यहाँ पर कहते हैं मैं आप टेम्पलेट दे दें, टेम्पलेट कैसे दे सकती हूँ ना, सॉल्यूशन में गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल डाल दें, बात खत्म हो जाती है। इसके बाद कंक्लूजन में आप यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज नहीं देते तो भी ठीक है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पैराग्राफ्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। इक्वल से मुराद 4 से 5 लाइन का ये था, 4 से 5 लाइन का ये, 4 से 5 लाइन का ये। फिर मैं अपनी बात कहूँगी, सारी बातें एक साथ उठा के कवर मत कर दीजिएगा, जो आपको समझ आया वही, बस जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी उन्हीं का सॉल्यूशन आप यहाँ पर डाल दें। कंक्लूजन के लिए अभी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो एक लाइन जो मैंने आपको बताई थी फिक्स रहेगी, और उसके बाद आप बता सकते हैं जो आपकी 1 लाइन में समरी है। दिस इज़ कॉल्ड माई प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे। अब हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइप का ऐसे, बिल्कुल सेम पैटर्न सब में ही रह रहा है कि इस ऐसे को कहा जाता है ओपिनियन बेस्ड ऐसे। ओपिनियन बेस्ड ऐसे का मतलब होता है एक स्टेटमेंट को लेकर दो लोगों की अलग राय है। इसको बस आसान तरीके से बताऊंगी, जैसे कि सोसाइटी में ज़ू की बात हो रही है। कुछ लोग कहते हैं ज़ू का सोसाइटी में होना अच्छा है, और कुछ लोग कहते हैं ज़ू का सोसाइटी में होना आपकी क्रुएलिटी है, यानी जुल्म है। कुछ लोग कहते हैं मैं मनी की बात कर रही हूँ कि हायर सैलरी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉई, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से सही नहीं है। यानी एक पॉइंट को लेकर दो लोगों की पोलराइजेशन हो, यानी एक्सट्रीम हो जाए, यानी वो कह रहे हैं कि नहीं रिवर्स जाएं एक पॉइंट को लेकर। जबकि अगर आप इधर देखें तो यहाँ पॉल्यूशन की बात हुई, पॉल्यूशन में तो ओपिनियन की बात ही नहीं है। यहाँ एक पॉइंट को लेकर मिसाल के तौर पर ज़ू को कुछ लोगों ने कहा अच्छा है, कुछ ने कहा बुरा है। मुझे जनरल बैकग्राउंड, पैराफ्रेजिंग और ओवरव्यू में यहाँ पर जो मैं ओवरव्यू आपको बताने लगी हूँ ये आप लिख लीजिएगा। दिस ऐसे विल डिस्कस अबाउट दी This essay will discuss about the both of the opinion. This essay will discuss about both of the opinion as well as mine. As well as mine का मतलब क्या है कि यहाँ पर overview उन लोगों का तो होगा ही और मेरा भी होगा, यानी मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि ओपिनियन बेस्ड ऐसे का क्वेश्चन आता किस तरीके से है। स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे करके आएगा आपके पास, सम पीपल बिलीव दैट ज़ू हैव पॉजिटिव एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी एंड अदर बिलीव दैट ज़ू इज़ अ साइन ऑफ क्रुएलिटी। पहले इन्होंने क्या कहा, सम पीपल बिलीव दैट, और कह रहे हैं अदर बिलीव दैट। तो जहाँ पर दो लोगों की बात आ जाए समझ जाइएगा ओपिनियन बेस्ड है। एक और बात, दो लोगों का पॉइंट एक ही चीज़ को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव है, सिंगल स्टेटमेंट दो ओपिनियन, इसको कहते हैं ओपिनियन बेस्ड ऐसे। इसकी एक और पहचान है, एंड में वो आपको कह देगा डिस्कस बोथ ऑफ द ओपिनियन, यानी डिस्कस बोथ ऑफ द ओपिनियन। जाहिर है अब एक चीज़ को लेकर मैंने कहा एयरप्लेन के ज़रिए कहीं जाना आसान है, कुछ लोग कह रहे नहीं है, तो मैंने कहा दोनों को डिस्कस कर दो। तो जब मैंने दोनों को डिस्कस करने को कहा है, अगर वो आगे ये सवाल में आपसे कहे या ना कहे कि गिव योर ओपिनियन, तब भी आपको अपना ओपिनियन देना है, अगर वो ना कहे तब भी देना है। मैं आसान कर देती हूँ इस बात को। उन्होंने कहा ज़ू का होना अच्छा है या नहीं है, उसके बाद उन्होंने कहा डिस्कस बोथ ऑफ द ओपिनियन। अगर वो यहाँ तक रुक जाए तो भी, या अगर वो कहते हैं डिस्कस बोथ ऑफ द ओपिनियन एंड गिव योर ओपिनियन एज वेल, अगर वो आपसे मांगे या ना मांगे तब भी आपको यहाँ पर बॉडी पैरा थर्ड में अपनी बात लेकर जानी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जनरल बैकग्राउंड। पैराफ्रेजिंग वही हो जाएगी जो हमारी पैराफ्रेजिंग है कि भाई ज़ू या जो भी स्टेटमेंट थी। इसके बाद ओवरव्यू, यहाँ ओवरव्यू की लाइन फिक्स है। कैसे? दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ ऑफ द ओपिनियन एज वेल एज माइन, माइन MINE माइन। बस आगे की तरफ हम जाते हैं। पहले वाले पैराग्राफ में
एक लोगों का स्टेटमेंट डिस्कस होगा। किस तरीके से, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, कनेक्टर के बाद रीज़न लगा दें, एक्सप्लेनेशन आएगी, एन एग्जाम्पल कि ज़ू का होना हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक बात कह लेते हैं। टूरिस्ट आते हैं, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इससे मिलती है, हम इंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये रीज़न मैं आप बता दें। फर्स्टली, हैविंग द ज़ू गिव द चांस फॉर द सोसाइटी टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म एज वेल एज टू इंटरटेन एंड टू अरेंज द एजुकेशनल विजिट्स। बस सिंपल रीज़न। एक्सप्लेनेशन कैसे होगी वो आपका पार्ट है, एंड इसकी एग्जाम्पल कैसे होगी वो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं वो कुछ ख़ास इलाकों में पाए जाते हैं, तो आप बता दें कि अगर हमारे पास अपने किसी मुल्क वगैरह का नाम मत लिएगा, एक बात कह रही है कि कंट्री कैन गेन द हायर अमाउंट ऑफ इनकम बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू स्पीशीज़ विच इज़ रेयर इन द होल वर्ल्ड। चलेगा, नॉर्मल एग्जाम्पल आप दे दें। सेकेंड पैराग्राफ में आपने बिल्कुल अब उन लोगों की बात करनी है हु वर डिनाइंग द कंसेप्ट ऑफ ज़ू, यानी नेगेटिव। तो आप बताएंगे सेकेंडली या ऑन द अदर हैंड, जो भी आपको सूट कर रहा है। ज़ू को जिन्होंने डिनाई किया था तो आप बता देंगे ज़ू डिप्राइव्स द एनिमल फ्रॉम देयर सेंस ऑफ फ्रीडम। सेंस ऑफ फ्रीडम उनके पास से चला जाता है। एक्सप्लेनेशन बताएं कि वो अच्छे नहीं रहते, सैड रहते हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं होती है, उनकी फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस उनके हर्ट होते हैं, या आप ये बता सकते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल आप बता सकते हैं कि इट इज़ अ रियली ब्रुअलिटी फॉर द एनिमल्स टू मेक देम फिट इन द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। वो नेचुरल के लिए बने और हम उनको आर्टिफिशियल में उठा के लगा दें, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्योंकि जैसे ज़ेब्रा है वो हॉट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है, वो एग्रेसिव हो जाता है अगर उसको उसका टेम्परेचर ना मिले। या पोलर बियर है, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है। लाइन है, आप उसे कितना भी कुछ खिला दें, उसे आज़ादी चाहिए। तो हमें ये बात समझ आ रही है कि हर नेचर उसकी अलग है, तो हमें उसके हिसाब से डील करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गया। यहाँ आपका क्या ओपिनियन है, वही वाली बात करूँगी। आपका थर्ड जो आपका ओपिनियन है, आपने कोशिश करनी है, जो मैं बता रही हूँ ये इसको तो देखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ लोगों ने जो नेगेटिव कहा है उसको मैं क्या कर दूँगी, रिकमेंडेशन में डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँगी आई होल्ड द व्यूज़ दैट, इसको आप ऐसे स्टार्ट कर लीजिएगा। आई होल्ड द व्यू दैट, बस। इसके बाद देयर शुड बी द ज़ू, होने चाहिए, क्योंकि बेहतर है आप दोनों के साथ ना 50-50 चले जाएं, बड़ा आसान हो जाता है तरीका। आई होल्ड द व्यू दैट कि भाई ज़ू होने चाहिए, मैनेजमेंट के साथ होने चाहिए, चेक एंड बैलेंस हो, उनके प्रॉपर मेडिकेशन हो, और इसके साथ ही साथ आप बता दें कि ये आपने बता दिया होने चाहिए, और इसके साथ आप ये बता दें कि भाई उनको ये सब तो होना चाहिए, लेकिन उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में जो लोग कह रहे हैं कि ज़ू नहीं होने चाहिए, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो सकते, उसका जो एक तरीके से सॉल्यूशन था वो आप बता दें कि उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में आप रख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। या आपका अपना जो ओपिनियन है आप वो बता दें। याद रखिएगा स्टूडेंट एक बात, कभी भी आपके ओपिनियन को एग्जामिनर कभी भी डिनाई नहीं करेगा। आपका जो ओपिनियन था, आपने अगर आपको लग रहा है कि मेरा ओपिनियन तो बहुत बचकाना है, वो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो काट दे। इसके बाद कंक्लूजन करके जो हम तरीका करते हैं इसके साथ ही हम एंड करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।